नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टडी करने का रहे हैं क्लास 12वीं का चैप्टर द लास्ट लेसन। इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 1। अगर आप सभी पार्ट 1 को प्यार देते हैं तो हम सेकंड पार्ट भी जल्दी ही लेकर आएंगे। लेखक अल्फोंस डोडेट 1840 1897 के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। अंतिम पार्ट फ्रेंको प्रशिया युद्ध 1870 1871 के दिनों में स्थापित है, जिसमें फ्रांस को बिस्मार्क के नेतृत्व वाले प्रशिया ने हराया था। प्रशिया में तब वे शामिल थे जो अब राष्ट्र हैं जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से। इस कहानी में फ्रांस के अल्सैस और लोरेन जिले प्रशिया के हाथों में चले गए हैं। यह जानने के लिए कहानी पढ़ें कि इसका स्कूल में जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से शुरुआत की और डांटने से बहुत डर रहा था, खासकर क्योंकि हेमल ने कहा था कि वह हमसे कृदंतों पर सवाल करेंगे और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। एक पल के लिए मैंने भाग जाने और दिन बाहर बिताने के बारे में सोचा। यह इतना गर्म, इतना उज्जवल था। पक्षी जंगल के किनारे चहक रहे थे और आराघर के पीछे खुले मैदान में प्रशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल्स के नियम से कहीं अधिक लुभावना था, लेकिन मेरे पास विरोध करने की ताकत थी और मैं स्कूल के लिए जल्दी से निकल गया। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे सभी वहां से बुरी खबर आई थी। हारी हुई लड़ाइयां, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना रुके अपने आप से सोचा, अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैं जितनी जल्दी हो सकता था वहां से गुजरा, लोहार वॉचर जो वहां था अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ते हुए, मेरे पीछे से आवाज आई, इतना तेज मत जाओ बब, तुम समय से बहुत पहले ही अपने स्कूल पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और हाँफते हुए हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ा शोर होता था जो सड़क पर सुना जा सकता था। खुलने और डेस्कों का बंद होना, एक साथ दोहराए गए पाठ, बहुत तेज, हमारे हाथों से हमारे कानों पर बेहतर ढंग से समझने के लिए, और शिक्षक का महान शासक मेज पर दस्तक दे रहा था। लेकिन अब सब इतना शांत था। मैंने बिना देखे अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए शोरगुल पर भरोसा किया था। लेकिन बेशक उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत रहना पड़ा। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपनी जगहों पर थे, और हेमल अपनी भयानक लोहे की शासक को अपनी बांह के नीचे लिए इधर उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया और कितना डरा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। मैं बेंच पर कूद गया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक नहीं जब तक मैं अपनी घबराहट से थोड़ा उबर नहीं गया। मैंने देखा कि हमारे अध्यापक ने अपने सुंदर हरे कोट, झालरदार शर्ट और छोटे काले रेशम के टोपी पर रखा था, सभी कशीदाकारी जिसे वह केवल निरीक्षण और पुरस्कार दिवसों पर पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी, देखो, पीछे की बेंचों पर जो हमेशा खाली रहती थी। गांव के लोग हमारी तरह ही चुपचाप बैठे थे। बूढ़ा हाउसर अपनी 3 कोणीय टोपी के साथ, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग भी, हर कोई उदास लग रहा था। और हौसर एक पुरानी प्राइमर लाया था, किनारों पर अंगूठे लगाए गए थे और उसने इसे अपनी गोद में खुला रखा था। उसकी महान चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, हेमल ने चढ़ाई की अपनी कुर्सी पर और उसी गंभीर और कोमल स्वर में जिसका उपयोग उसने मुझसे किया था, कहा, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए।
नया शिक्षक कल आता है। यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पार्ट है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत चौकस रहें। मेरे लिए ये शब्द कितने जोरदार थे। ओह कमीने, यही तो उन्होंने टाउन हॉल में लगाया था। मेरा आखिरी फ्रेंच पार्ट। क्यों? मैं मुश्किल से लिखना जानता था। मुझे अब और कुछ नहीं सीखना चाहिए, मुझे वहीं रुकना होगा। फिर ओह, मुझे कितना अफसोस था कि मैंने अपने सबक नहीं सीखे, पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर फिसलने के लिए। मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले इतनी उपद्रवपूर्ण लग रही थीं, ले जाने में इतनी भारी। मेरी व्याकरण और संतों का मेरा इतिहास। अब पुराने दोस्त थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, और हेमल भी। यह विचार कि वह जा रहा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। मुझे उसकी रूलर और वह कितना चिड़चिड़ा था, सब कुछ भुला दिया। बेचारा आदमी। यह इस आखिरी सबक के सम्मान में था कि उसने अपने अच्छे रविवार के कपड़े पहन लिए थे। और अब मैं समझ गया कि गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें भी दुहक था कि वे स्कूल नहीं गए थे, और यह हमारे गुरु को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, जो अब उनका नहीं रहा। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, मैंने अपना नाम पुकारा। मेरी बारी थी सुनाने की। मैं क्या नहीं देता। क्या तुम पार्टिसिपल के लिए उस भयानक नियम को पूरे समय बहुत जोर से और स्पष्ट रूप से और बिना किसी गलती के कह सकते हो? लेकिन मैं पहले शब्दों पर उलझ गया और वहां खड़ा रहा, अपनी डेस्क पकड़े हुए। मेरा दिल धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने हेमल को मुझसे कहते सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस, तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा। देखो ये कैसा है। हर दिन हमने खुद से कहा, वाह मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीखूंगा। और अब आप देखते हैं कि हम कहां आए हैं। आह, यह एल्सैस के साथ सबसे बड़ी परेशानी है, वह कल तक सीखने को टालती है। अब बाहर के वे लोग, आपके पास यह कहने का अधिकार है। यह कैसा है? आप फ्रांसीसी होने का नाटक करते हैं और फिर भी आप अपनी भाषा न तो बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। लेकिन आप सबसे बुरे नहीं हैं। बेचारे छोटे फ्रांस, हम सभी को खुद को बहुत कुछ रिप्रोच करना है। आपके माता पिता आपको सिखाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें खेत या मिलों में काम पर लगाना पसंद करते थे ताकि थोड़ा और पैसा मिल सके। और मैं भी दोषी रहा हूं। क्या मैंने तुम्हें अक्सर तुम्हारे पाठ सीखने के बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी? फिर एक से एक चीज से दूसरी चीज। हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगे, यह कहते हुए,